हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज फिर हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेक्शन लेकर, जो मेरा डेली आता है, मंथली भी आता है, ईयरली भी आता है। आप तीनों तरह के वीडियो हमारे यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया था और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा बिहार का आपको करंट अफेयर्स कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों हर लोग यूट्यूब चैनल पर कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए 6 अखबारों को निचोड़ कर लेकर आता हूँ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ लेकर आता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन वो बिहार का हो या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, ना छूटे। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम एकेडमी चैनल पर जाकर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अदिति झा ने दोस्तों फेमिना मिस इंडिया बिहार का खिताब, बिहार 2024 का खिताब अदिति झा ने जीता है। बिहार के मधुबनी की निवासी अदिति झा ने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीत बिहार का नाम रोशन कर दिया है। अदिति झा ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कई और भी पुरस्कार जीते हैं। फेमिना मिस इंडिया बिहार की टीम ने अदिति झा को बिहार की भावना का प्रतीक बताया है। बिहार में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम दोस्तों बिहार वन है। बिहार राज्य में लोग एक ही पोर्टल बिहार वन से अब सभी तरह की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। सरकारी लाभ लेने वाले यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन विकसित होगा। दोस्तों जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको जातीय आवास बनवाना है, चाहे आपको सरकार का जो है आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उसके लिए अप्लाई करना है, छात्रवृत्ति के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर, अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नहीं करना होगा। एक पोर्टल रहेगा, वहां पर सारे वेबसाइट एक साथ उपलब्ध रहेंगे, आप वहां से ले सकेंगे। और सरकार को इससे क्या होगा दोस्तों, एक सोशल डाटाबेस भी मिल जाएगा कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी योजनाएं शामिल की। एकीकृत पोर्टल पे एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप हर एक योजनाओं में ऑटोमेटिक लॉगिन कर आप ऑटोमेटिक लॉगिन करके सारी योजनाओं में आप शामिल हो सकते हैं। तो इससे सरकार को बहुत सुविधा होगी। कोई भी बिहारी सरकारी लाभ लेंगे तो उन्हें इसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आम नागरिक सिंगल साइन ऑन एवं सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। यूनिक बेनिफिशियरी प्रोफाइल तैयार होगी तो योजनाओं के डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाया भी जा सकेगा, जिससे सरकार के पैसे की बर्बादी भी रुकेगी। सरकार की मंशा यह है कि राज्य के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोगों को लोक सेवाएं दी जा सके। कैबिनेट की बैठक में इस यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए 85 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पोर्टल का नाम दोस्तों बिहार वन पोर्टल है। बिहार वन पोर्टल में आम नागरिकों को प्रोफाइल और कॉमन डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी होगी, जिससे सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और योजनाओं का आवेदन करने और दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी, जिससे समय की बचत होगी। बिहार सोशल रजिस्टर के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने वाले लाभार्थियों का परिवार आधारित व्यापक एवं विश्वसनीय डाटा तैयार हो सकेगा। ठीक है, कैबिनेट ने दोस्तों अन्य फैसले भी किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ का चेक सौंपा गया है। रबी दलहन प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली जारी की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रक्सौल के भवन निर्माण को स्वीकृति मिली है। खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नवादा वारसली रेलवे स्टेशनों के बीच भी आरओबी बनाया जाएगा। सरकार ने हर साल 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की भी मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो ये कैबिनेट में फैसले किए हैं। तो सबसे बड़ा फैसला यही है दोस्तों कि सरकार जो है यूनिफाइड बिहार वन पोर्टल के माध्यम से सभी सेवाओं को, बिहार की सभी योजनाओं की सेवाएं हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना, सबको एक एकीकृत पोर्टल, एक रजिस्ट्रेशन से आप सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। 95 लाख लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना है। बिहार राज्य में 9 से 14 आयु वर्ग की लगभग 95 लाख लड़कियां हैं। इन लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त टीका लगाया जाएगा।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को कैबिनेट की स्वीकृति दिला दी है। अब इस योजना के तहत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत बिहार की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 साल से 14 साल की आयु वर्ग की लड़कियों को निःशुल्क HPV टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस मुफ्त टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री पांडे ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 5 सर्वाइकल कैंसर मरीजों में से भारत में एक होता है। भारत में हर साल लगभग 4 लाख नए सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं। कैंसर से होने वाली मौतों में बिहार चौथे स्थान पर है, जहां हर साल लगभग 1,20,000 नए मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसमें से 5 से 6% मरीजों की मौत हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इस टीकाकरण कार्यक्रम पर लगभग प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए की लागत आकी गई है। इस मुफ्त वैक्सीन के लिए राशि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मिलेगी। बिहार की जीविका दीदियों की रसोई दीदी की रसोई मॉडल को कितने राज्यों ने अपनाने की घोषणा की है? तो 3 राज्यों ने दोस्तों इस पर हामी भरी है। नीतीश कुमार का जीविका दीदी की रसोई मॉडल पूरे बिहार में अच्छे प्रदर्शन कर रहा है। सीएम की इस मॉडल से प्रभावित होकर दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपने राज्य में लाने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं। इस मॉडल को अपनाने के लिए पंजाब, कर्नाटक तथा गुजरात सरकार ने हामी भरी है। बिहार में 2018 से जीविका के तहत दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है। इसके तहत बिहार के अस्पतालों, स्कूल तथा विभिन्न ऑफिस में कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दीदी की रसोई से 50,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी है। बिहार में नीतीश कुमार ने साल 2006-7 में इस योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी। इसमें महिलाओं के सेल्फ ग्रुप बनाकर उनके बैंक खाते खुलवाए जाते थे और फिर उन्हें रोजगार के सरकार की तरफ से मदद दी जाती थी। जीविका की शुरुआत वर्ष 2006 में 5 जिलों मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया और गया के 5 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी। जीविका बिहार सरकार का विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों का सामाजिक, आर्थिक और सशक्तिकरण करना है। बिहार में इस योजना के CEO और निदेशक राहुल कुमार के मुताबिक जीविका से राज्य की 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में इस वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में 1.25 लाख परिवारों को जोड़ा जाना है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष दोस्तों सुभाष कुमार पटवारी बनाए गए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अटल पेंशन को लागू करने के मामले में बिहार के जिलों में कौन सा जिला अव्वल आया है? तो दोस्तों गया जिला, पटना सबसे फिसड्डी साबित हुआ इस पेंशन स्कीम को लागू करने में। देखिए दोस्तों, अटल पेंशन स्कीम उन गरीब पुरुषों के लिए है, चाहे उन व्यक्तियों के लिए जो असंगठित क्षेत्र से है, जो मजदूर वर्ग में काम करते हैं, जिनके लिए कोई भी पेंशन स्कीम नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत कम कीमत पर सरकार पेंशन उपलब्ध कराती है। अगर आप महीने का 42 रुपये अगर जमा करते हैं 60 सालों तक, तो आपको 1,000 रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी। अगर आप 210 रुपये प्रति माह जमा करते हैं, तो आपकी पेंशन की राशि 60 साल के बाद, 60 साल तक अगर आपको 210 रुपये जमा करते हैं, तो 60 सालों के बाद आपको 5,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए सबसे अधिक आवेदन बिहार से ही हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000, 5,000 प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है। ग्राहक की उम्र 18 से 40 के बीच की होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर में होना चाहिए। 1,000 पेंशन पाने के लिए 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 42 रुपये जमा करना पड़ता है। 5,000 पेंशन पाने के लिए प्रति माह पेंशन अंशदान 210 रुपये जमा करना पड़ता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को।
भारत के लिए 23 अगस्त देश की अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण दिन है, जो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सतारा में दोस्तों, महाराष्ट्र सतारा जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है। सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्या चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रत्येक जिले के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम सुरेश को। एम सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह बदलाव सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार को पद से हटाने के फैसले के बाद आया है, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष जो है एम सुरेश बने हैं। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को। राजेश नाम्बियार को देवजानी घोष के स्थान पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो जाएगा। इस नियुक्ति पर नाम्बियार ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को कितने लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 33 लोगों को। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है। पद्मश्री के तहत पद्म अवार्डों के तहत विज्ञान अवार्ड की भी घोषणा की गई है। वही इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार सेरेमनी में 18 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 13 विजेताओं को विज्ञान श्री अवार्ड मिले हैं। विज्ञान रत्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड के क्षेत्र में उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। वही विज्ञान श्री विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रोनाल्डो बुधवार 21 अगस्त 2024 को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। चैनल पे एक दिन से कम समय में 13 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। रोनाल्डो दुनिया का सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट है। फोर्ब्स के हिसाब से रोनाल्डो की कुल संपत्ति $260 मिलियन यानी 2.18 हजार करोड़ है। वह $1 बिलियन से अधिक कमाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी भी है। डाबर इंडिया लिमिटेड किस राज्य में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो तमिलनाडु में दोस्तों। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कंपनी ने विल्लुपुरम जिले में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। डाबर इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 140 साल पहले 1884 में डॉक्टर एस के बर्मन ने की थी। डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर पुदीन हरा और डाबर लेल सहित पर्सनल केयर कैटेगरी में डाबर आंवला को और डाबर रेड पेस्ट कंपनी के कुछ लोकप्रिय उत्पाद हैं। तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन और उद्योग मंत्री डॉक्टर टीआरबी राजा हैं। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने वाले भारत के कोच राहुल द्रविड़ को 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार भारत के T20 के कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज की बात की जाए तो विराट कोहली बने हैं। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल है। टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रविचंद्रन अश्विन है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज विराट कोहली। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाज मोहम्मद शमी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज फिल सॉल्ट इंग्लैंड के। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज टीम सऊदी। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा है। खेल प्रशासन में उत्कृष्टता का अवार्ड बीसीसीआई सचिव जय शाह को दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? तो एम करुणानिधि के सम्मान में।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त को चेन्नई में डॉक्टर कलेगनार एम करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। इस सम्मान में इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारतीय राजनीति के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। मुथुवेल करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1969 और 2011 के बीच 5 कार्यकालों में लगभग 2 दशकों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तमिल साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से कलैग्नर और मुतिमुच अरिगनर के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 6,863 दिनों तक, और द्रविड़ आंदोलन के एक लंबे समय तक चलाने वाले नेता और द्रविड़ मुत्तेत कंगनम राजनीतिक पार्टी के 10 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। तो दोस्तों यह रहा 23 अगस्त 2024 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।